अगर संभल में हिंसा हुई है, प्रशासन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है और विपक्षी दल इस बीच में जाकर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, आखिर विपक्ष को संभल जाने से इतना तटस्थ होकर रोकने की जरूरत प्रशासन को क्यों है? पूर्णिमा जी, कोई भी ऐसा स्थान जिस स्थान पर कहीं भी हिंसा हुई हो, जिस स्थान को प्रशासन ने अपनी सूझबूझ के साथ, संयम के साथ संभाला हो, ऐसे स्थान पर देश भर में इस तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां पर किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के आने जाने, राजनीतिक या आध्यात्मिक धार्मिक कार्यकर्ता के आने जाने से अगर भावनाएं भड़कने की संभावना हो तो स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में निर्णय लेता है। और अभी संभल के जिस तरह के हालात हैं, संभल में स्थानीय प्रशासन इस बात के लिए बार बार मना कर रहा है कि वहां किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व्यक्ति के आने जाने से वहां भावनाएं भड़क सकती हैं और जिस स्थिति को संभाला गया है वो फिर से बेकाबू हो सकती है। संकट क्या है? अगर विपक्ष केवल वहां आंसू पोंछने के लिए जा रहा होता, अगर विपक्ष वहां लोगों की आवाज बनने के लिए जा रहा होता तो निश्चित तौर पर विपक्ष का स्वागत होता, विपक्ष के जाने में कोई आपत्ति ना होती। लेकिन विपक्ष की मंसूबे स्पष्ट हैं। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं पहली बात कहूंगा, ये पूरा वाकया जो हुआ है ये समाजवादी पार्टी के कारण ही हुआ है। कोर्ट का आदेश जब कमीशन का हुआ तो कमीशन के आदेश पर जब कोर्ट कमीशन वहां पहुंची है तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और वहां स्थानीय विधायक इनके ये दोनों पहुंच करके उस प्रक्रिया पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जुम्मे की नमाज के दिन जिस तरह से भड़काऊ तकरीरें करने का काम शफीकुर रहमान बर्क के परपोते जियाउर रहमान बर्क ने करने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तो मंशा स्पष्ट हो गई। एक उनके लिए हताशा का परिणाम आया है उपचुनाव का। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम किया जा सके। इसके लिए जो सबसे मजबूत उपलब्धि है कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था पर ही प्रहार किया जाए और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रची है इस हिंसा को कराने की। इसलिए समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल कोई नैतिक और किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि वो जाकर के वहां फिर से आग लगाने की चेष्टा करे। और राहुल गांधी जाए तो देखिए, राहुल गांधी तो क्या कर सकते हैं इसका कोई अंदाजा कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं लगा पाते। वो क्या वक्तव्य दे देंगे, वो क्या जाकर के वहां कर देंगे, इसकी गारंटी तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं ले पाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है, राहुल गांधी कोई ऐसा बयान दे देते हैं फिर शाम को डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उसको रफू करना पड़ता है कि उनके कहने का अभिप्राय ये नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो और भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिसकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर के देश में कई बार गंभीर सवाल उठते रहे। हाँ, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उनकी पार्टी में उनको यह ओहदा दे दिया गया है, लेकिन सच बात तो यह है ना, क्योंकि राजनीतिक समझ कितनी है ये अलग अलग अवसर पर दिखाई पड़ी है। हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि संभल की स्थिति अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा होता, तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगाना पड़ता। और मैं ये पृष्ठभूमि के आधार पर कह रहा हूं, ये कपोल कल्पना के आधार पर नहीं है। मुजफ्फरनगर में कवाल गांव में 2 बच्चों के द्वारा अपनी बहन की अस्मत बचाने के लिए गुहार लगाना इतना महंगा पड़ा कि 2 बच्चों की न केवल जान गई बल्कि मुजफ्फरनगर और आसपास के कई जिलों में महीनों तक दंगा चला है, कर्फ्यू लगाने की नौबत आई है। हमने अपनी पृष्ठभूमि से सीखा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संवेदनशीलता बना दी जाती है और विशेष तौर पर उन स्थानों पर, और मैं सवाल उठा रहा हूं पूर्णिमा, आज लोकसभा के चुनाव से पहले चाहे राहुल जी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हो, यही पुस्तक लेकर के घूम रहे थे ना लगातार, ये भारत का संविधान, ये बार बार गुहार लगा रहे थे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान भाजपा तोड़ मरोड़ रही है। इसी संविधान के तहत ये अधिकार किसी भी नागरिक को है कि वो अनुतोष पाने के लिए अपने दावे को कोर्ट में जाकर के पेश कर सकता है, साक्ष्यों के परीक्षण के लिए कोर्ट को कह सकता है, और कोर्ट के पास इसी संविधान ने ताकत दी है कि कोर्ट किसी भी मामले में निर्णय कर सकता है। यानी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया है, संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कोर्ट ने किया है। लेकिन कैसे अखिलेश यादव जी को नागवार गुजर रहा है, वो सिविल जज को बिल्कुल छोटी जज अदालत बता रहे हैं। उनके पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं छोटे छोटे जज निर्णय कर देते हैं। अरे भाई, ये छोटे जज इसी संविधान से बने हैं जिनको आप छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात यह है कि ये संविधान नहीं मानना चाहते हैं, मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्थिति में जा सकते हैं और यूपी को दंगों की आग में झोंकने के मंसूबे लेकर धर्म के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। अखिलेश कटियार साहब, समाजवादी पार्टी अपने आप को भंग करने वाली है क्या सर? खत्म करने वाली है, अपने आप को भंग करने वाली है? नहीं, राकेश त्रिपाठी जी की मैं बात सुन रहा था कि नहीं मेरा कटियार साहब, समाजवादी पार्टी अपने आप को, अपनी पार्टी को भंग करने वाली है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको ये जानकारी कहां से मिल रही है? नहीं, मैंने इसलिए पूछा सर
क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी न्यायपालिका और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है। जिस बात का जिक्र अभी किया राकेश जी ने, बात सीधी सी सर ये है कि एक कोर्ट का ऑर्डर है, एक याचिका डाली गई, उस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई सर्वे हो सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है। जब पूरी की पूरी हिंसा भड़कती है उसके बाद न्यायिक आयोग का गठन भी हो जाता है। उसको एक टाइमलाइन मिलती है कि इतनी टाइमलाइन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट हमको सबमिट करें। लेकिन फिर उसके बाद ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी क्यों एक बार फिर से लेकर आती है कि सियासत धर्म की हो रही है, पूरे देश को खोद डालेगी ये पार्टी, जिससे एकता खो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा, जो गंगा जमुनी तहजीब है वो खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम में आग लगाने की कोशिश उनके बीच इन बयानों के जरिए क्यों हो रही है अखिलेश कटियार? पूर्णिमा जी, जितनी देर में आपने सवाल किया तो उतना जवाब देने के लिए मुझे प्लीज उतना समय दीजिए। मैं आपको समय दूंगी सर, आप बोलना शुरू करिए पहले जी। अभी त्रिपाठी जी ने जो एक बात शुरू की, उन्होंने कहा कि बहुत हताशा के दौर से सपा गुजर रही है और हम सीट हार गए हैं। मुझे लगता है कि ये बात त्रिपाठी जी अपने बारे में बोल रहे हैं। पूर्णिमा जी, जब से उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा करने के बाद जो 33 सीटों पे सिमटी है बीजेपी, उसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। पहले बहराइच का मामला आया, बहराइच में देखा, फिर बाद में बीजेपी के विधायक ने क्या प्रेस किया, फिर जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश को पता चला कि बहराइच में क्या हुआ। दीपक झा जी, आपके पास आते हुए राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं संभल जाकर फिलहाल, और खास तौर पर जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि अभी हालात तनावपूर्ण है, आप बाद में आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी चाहते हैं कि वो अपना संभल का जो उनका पर्यटन है उसको जारी रखें, क्यों? देखिए पूर्णिमा जी, अगर आपके सब कि राहुल गांधी का पर्यटन है तो उस पर आपने बहुत आपत्ति है, मुझको इस तरह से आपको बोलना नहीं चाहिए। आप न्यूज दीजिए, सेंटीमेंट मत दीजिए, ठीक है ना? तो वो अच्छा नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर्यटन के लिए जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप ही के बयानों को दोहराया मैंने, जो आप बाकी लोगों के लिए कहते हैं उसी को दोहराया मैंने। उसी को आप दोहरा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया, उस पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन बयानों पर बाकियों को भी आपत्ति होती है जब दूसरों के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मेरा सवाल मुख्य ये था कि राहुल गांधी क्यों जाना चाहते हैं संभल, खास तौर पर जब वहां का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखने के लिए वहां के कमिश्नर कह रहे हैं कि अभी मत आइए, बाद में आइएगा, अभी स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। ठीक है, अब आपका सवाल जायज है, अब इस पे जवाब दिया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मणिपुर जाए। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी पर्यटन यात्रा पे विदेशों में जा सकते हैं। तो देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ऐसी स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे बैठ के भाजपा प्रवक्ता ने क्या बोला कि राहुल गांधी बन गए हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता। अरे बने नहीं गए हैं, पार्टी को जनता ने इतना बहुमत दिया है, नरेंद्र मोदी के कृपा पात्र नहीं है। अब आप लोग नीतीश कुमार और नायडू के कृपा पात्र से प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि संभल क्या है, संभल बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भाजपा उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है, प्रयोगशाला बना दिया है हिंदू मुसलमान के लिए। पूर्णिमा जी, इस देश में बताइए हो क्या रहा है? मैं कहता हूं अगर भाजपा के अंदर इतना ही बूता है, इतना ही मादा है, इनके इतनी ही हैसियत है, तो जाके पाकिस्तान को खोदे भैया, पाकिस्तान में खुदाई करो, वहां भी 2-4 मंदिर मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं इस देश में आप कहीं भी खोदोगे, कहीं भी तोड़ोगे, कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर शंकर निकल आएंगे। यहाँ तो कहते हैं कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो हर कंकड़ शंकर है तो हर जगह शंकर जी निकल आएंगे। आपने बनारस का क्या हाल किया है, कितने मंदिरों को तोड़ा है? ये पता है दीपक जी क्या है कंकड़ पत्थर शंकर? ये एक्चुअली एक भाव है मन का, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा बेहतर तरीके से रख सकते थे।